हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी। और आज हम करने वाले हैं पूरे 35 क्वेश्चन। जी हाँ, आज मैं आपको करवाने वाला हूं कंप्लीट 35 क्वेश्चंस। सो वेलकम टू ऑल वन ऑल प्रेजेंट हियर। आई विल वेलकम टू ऑल दोज हु आर लाइव विद अस। सो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, आप सब मिलके शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो और भी तैयारी करने वाले व्यूवर्स हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो अलग अलग डिफरेंट फील्ड में अभी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये वीडियो ये लाइव सेशन पहुंच सके। सतीश कुमार जी, आई वेलकम टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सतीश कुमार जी, वेलकम टू यू। सो यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं पूरे के पूरे आपके 35 क्वेश्चंस। जी हाँ, आज थोड़ा सा जल्दी लाइव आ चुका हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो जो भी अभी लाइव आ रहा है, एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या फिर जो अभी आपके पास में मीडियम है शेयर करने का, तो दोस्तों एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जैसे आप शेयर करते हैं तो हम आपको आज और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। गुड इवनिंग राजेश जी, रीना चौधरी, वेलकम टू यू ऑल्सो। सो आई थिंक सम व्यूअर्स join to us from Kerala and Tamil Nadu, Karnataka and Andhra. So I welcome to all. इसीलिए थोड़ा सा मुझे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी व्यूअर्स के लिए जो थोड़ा सा इंग्लिश में चाहते हैं कि हम जो मटेरियल है वो इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड करवाएं। तो सभी को मैं हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी मटेरियल है वो आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया जाए। और मैं सभी व्यूअर्स को आज थोड़ा सा उनसे मैं ये चाहूँगा कि वो मुझे माफ़ करें कि आज जो आप जितना भी रिप्लाई करेंगे, कमेंट रिप्लाई करेंगे, मैं उसके आपके हो सकता है मैं भी नाम अनाउंस ना कर पाऊँ। तो आप सभी अपनी नोटबुक साथ में रखिए और जो आप रिप्लाई कर रहे हैं और जो क्वेश्चन का आंसर होगा आप उसको मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या रिप्लाई किया है और राइट आंसर क्या है। और उसके बाद में जो आपका स्कोर होगा दोस्तों, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हेयर वी गो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, the amount of blood pumped by heart in 1 minute is called। 1 मिनट में जो आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको आप क्या कहते हैं? आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे, कार्डिक आउटपुट कहेंगे, या फिर रक्त का घनत्व कहेंगे, या फिर टाइडल घनत्व कहेंगे। यू हैव ओनली 10 सेकेंड। आफ्टर दैट आई विल जस्ट गिव यू राइट आंसर। So what's the right answer of amount of blood by heart in 1 minute? You can reply here. So some viewers are replying. सो हेयर इज राइट आंसर कार्डिक आउटपुट। इसका मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशंस भी दे दूंगा साथ के साथ में। सो हेयर इज एक्सप्लेनेशन इज दैट जो आपका एक स्ट्रोक होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपका जो एक हार्ट स्ट्रोक होती है, आपकी एक स्ट्रोक के अंदर जब आपका एक बार लब डब आपका एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो अप्रोक्सीमेट 70 ml जो ब्लड है वो आपका अरोटा में एंटर करता है। और अरोटा में एंटर करने के बाद जो आपका ब्लड है वो आपकी अरोटा आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, टिश्यूज़ और फिर वापस से आपका जो साइकिल है ये चलता है। तो आपका जो हार्ट है वो एक स्ट्रोक के अंदर आपका 70 ml है उसको ब्लड को फ्लो आपका करता है। तो यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट 72 टाइम अप्रोक्सीमेट एवरेज है ये 72 टाइम। किसी का 70 हो सकता है, 71 हो सकता है, 73, 75, इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो जो आप यहाँ पर 72 टाइम आपकी हार्ट बीट होती है 1 मिनट में, वो आप इसको 70 ml को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप 72 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 5 लीटर जो ब्लड है वो आपका 1
मिनट में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम के थ्रू आपका स्ट्रोक्स के थ्रू आपका अरोटा में एंटर करता है. सो दैट इज योर cardiac output. In a 1 minute, blood pump. In a 1 minute, heart pump the bloods in aorta. That is called your cardiac output. So next question on your screen. Question number here is 97. The shoulder joint is a type of. जो शोल्डर है आपका, जो शोल्डर का जॉइंट है, जो जोड़ है, वो किस प्रकार का जोड़ है, आप उसको कौन से जॉइंट्स के टाइप में रखेंगे. यस, ऑल्सो सम व्यूअर्स आर रिप्लाइंग. कंधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है, आपको ये बताना है. आपके सामने 4 ऑप्शंस है: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट्स एंड कैंडिलॉइड जॉइंट्स. So you can reply. Vikas also reply. Amit, Satish also reply. So here is, I'm just giving right answer. That is your right answer is ball and socket joint. जिन्होंने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रिप्लाई किया है उनका ये राइट आंसर है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारा शोल्डर, बिकॉज जो आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड आपकी जो आपका जो क्लेविकल बोन है और जो आपकी स्कैपुला और जो आपकी बोन्स होती हैं, ये आपका मिलके एक सॉकेट बनाते हैं और उस सॉकेट में आपका ह्यूमरस का हेड फिट होता है. और इसके अंदर इसको दोस्तों हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट से भी जानते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 98 इज हेयर. So today's third number question here. Total number of bone in human skull are. मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आपको रिप्लाई करना है. 20, 22, 21, 23. So what's the right answer? 98. Sanjay is saying that second. So what's the right answer? You can reply here. Only 10 seconds you are remaining. After 10 seconds I'll reply the answer. दीपक, नीलम ऑल्सो रिप्लाइंग. दोस्तों आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए. जितने भी साथी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर सकें. रीना, कौशल्या ऑल्सो रिप्लाई, दीपक ऑल्सो रिप्लाई. सो हेयर इज़ राइट आंसर 22. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है. आपका जो 22 आपकी बोन्स होती हैं वो आपकी ह्यूमन स्कल के अंदर होती है, मानव खोपड़ी में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर. नी जॉइंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. नी जॉइंट जो है, घुटना है, वो घुटना किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, आपको ये बताना है. 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन. 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर. ग्लाइडिंग जॉइंट्स, पिवट जॉइंट, कैंडिलॉइड जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट्स. सो व्हाट्स द राइट आंसर? नी जॉइंट किस प्रकार का जोड़ का उदाहरण है, आपको ये बताना है. यस यस यस, आपने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है. आई एम जस्ट गिविंग द राइट आंसर ऑल्सो दोज हु आर नॉट गेट द राइट आंसर. सो हियर इज राइट आंसर कब्जे वाला जोड़, या फिर इसको दोस्तों हिंज वाला जोड़ कहते हैं. और दोस्तों इसके अंदर जो मूवमेंट्स होती है, आप उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं. जो हमारे घर में दरवाज़ा लगा होता है, दरवाजे में जो मूवमेंट्स होती है वो वहाँ पर आपका हिंज जॉइंट्स लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं. आप उससे समझ सकते हैं कि जो हमारा घुटना है एंड ऑल्सो आपकी जो एल्बो होती है, हमारा जो कोहनी का जोड़ है, वो भी आपका एग्जाम्पल है कब्जे वाले जोड़ का, हिंज जॉइंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 5th. विच मसल्स कॉन्स्टिट्यूट 2/5. यहाँ पर दोस्तों 2/5 का आप मतलब समझ जाइए. 2/5 ऑफ आवर बॉडी वेट. यहाँ पर ये पूछा है कि 2/5 जो भाग है वो हमारी मांसपेशियों का शरीर में कुल वजन का कितना भाग है. आपको ये बताना है कि जो हमारी मांसपेशियां है वो हमारे शरीर में कुल वजन के 2/5 भाग होती है. वो कौन सी मसल्स हैं, वो कौन सा आपका मसल्स ग्रुप है, आपको ये बताना है. यस, आप रिप्लाई कर सकते हैं. प्रणाम सभी को मेरी तरफ से, प्रणाम. गुड इवनिंग टू ऑल. यस, ओनली 10 seconds. After 10 seconds, I am replying the answer. Tanu, Deepak, Amit also replying. Vikas also replying. Yes. So I'm just giving the right answer. Those who reply the right answer is first.
जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है दोस्तों, ये आपकी मसल्स का जो आपका बॉडी वेट है उसका 2/5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 6। आज का ये 101 नंबर है वैसे तो, लेकिन आज का ये 6 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल्स टिश्यूज? पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो आपके मसल्स के टिश्यूज होते हैं उनमें जो पानी का परसेंटेज है वो क्या होता है? व्हाट्स द राइट परसेंटेज इन योर टिश्यूज? यू कैन रिप्लाई हेयर। सो रिप्लाई फास्ट, आई एम जस्ट गिविंग ओनली 10 सेकेंड। चलिए, शायद हो सकता है मे बी यू हैव जस्ट फील नेटवर्क प्रॉब्लम। ओह नो, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। सोच रहे थे, टाइम ले रहे थे, आपने रिप्लाई कर दिया है। सो हमारे 10 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर राइट आंसर मैं आप सबको बता रहा हूँ। हेयर इज राइट आंसर 75%। जी हाँ दोस्तों, आपकी मसल्स टिश्यूज में 75% वाटर की प्रेजेंस होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7। और वैसे सीरियल में ये आपका 102 नंबर क्वेश्चन है। जॉगिंग एंड स्पोर्ट्स डज, जॉगिंग और खेलना करते हैं, वो क्या करते हैं आपकी बॉडी में? आपको ये बताना है। टाइटनेस मसल्स और स्ट्रेंथन फ्यू मसल्स, स्ट्रेंथन ऑल मसल्स, वीकनेस मसल्स। सख्त करते हैं मांसपेशियों को जॉगिंग और खेलना, कुछ मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, सभी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, या फिर मांसपेशियों को कमजोर बनाते हैं? मोनिका, ऑल्सो गुड इवनिंग टू यू। And also, I'll just request you all, please share, maximum share and much share to everyone. सभी तक पहुंचा दो। जैसे एक महाकाल सर है ना, आपने अगर उनकी वीडियो देखी हो तो मैंने आज उनकी वीडियो देखी, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है और बहुत अच्छे नॉलेज, और मैं काफ़ी उनका फ़ैन हुआ। जो उनका पढ़ाने का तरीका है, वो हर बार बोलते हैं कि 5,000 सब्सक्राइबर, 5,000 व्यूवर्स चाहिए मुझे अभी। मतलब फनी तरीके से पढ़ाने का जो उनका स्टाइल है, आई जस्ट लाइक इट। सो हियर इज राइट आंसर, यू हैव जस्ट रिप्लाइड द राइट आंसर इज सभी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, सभी मसल्स को स्ट्रेंथन देने का काम करते हैं जॉगिंग और मसल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन हियर इज 100। एटीपी इज स्टोर्ड इन, जो एटीपी है वो आपकी किस पार्ट में भंडारित रहता है? चलिए, यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ इन ऑप्शंस में राइट आंसर नहीं दिया हुआ है। दीज ऑल ऑप्शंस आर नॉट रिलेट विद एटीपी। एटीपी के साथ में रिलेट नहीं करते हैं, तो आपको ये बताना है कि एटीपी स्टोर कहाँ होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आपको ये बताना है। आपने स्टार दे दिया संजय जी, स्टार नहीं देना। अब आपको ये बताना है कि एटीपी स्टोर किस में रहता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। आ गया है रिप्लाई, रमेश कुमार पॉल, रामाशंकर पॉल जी, सॉरी, रामाशंकर पॉल जी का आ गया है यहाँ पर रिप्लाई। एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है। सो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक होता है एडीपी। एडीपी की होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये आपसे डेफिनेशंस, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती हैं। पावर हाउस, जी हाँ बिल्कुल। आप इसको ये भी कह सकते हैं, अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन होता सेल, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो एटीपी है वो सेल में स्टोर होता है, और सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इस लाइक ट्रांसफार्मर, जो आपका ट्रांसफार्मर है वो आपका रहता है। राजवीर सिंह, एटीपी स्टोर इन सार्कोप्लाज्मा, नहीं एडिनोस, बिल्कुल आपने रामाशंकर पाल जी बिल्कुल सही बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फास्फेट आपने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 104। आज का 9 नंबर क्वेश्चन है। एन एथलीट वेइंग 50 kg हु ट्रेन फॉर 2 hours रिक्वायर एन इनटेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली,
एक एथलीट है जिसका वेट है 50 kg और वो 2 घंटे ट्रेनिंग करता है, 2 आवर्स ट्रेनिंग करता है, तो उसको कितने भोजन की आवश्यकता होती है? आप यहाँ पर राइट आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर मैं इसके लिए भी आप सबको स्टार देना चाहूँगा कि आपका यहाँ पर राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि उसको कितने कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी जिसका 50 किलोग्राम वेट है। यहाँ पर इसमें आपका राइट आंसर नहीं दिया हुआ है। मैं सभी व्यूवर्स को बता दूं कि इसमें इसका राइट आंसर नहीं है। 2400 नहीं, रामाशंकर पाल जी, 2400 नहीं। यस यस यस, संजय सिंह जी, यू जस्ट रिप्लाई गुड। देखिए, अब जिसका 50 किलोग्राम वेट है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो प्रशिक्षण लेता है एक खिलाड़ी, वो किस लेवल का खिलाड़ी है। अगर वो स्टेट या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो दोस्तों उसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें भी आपका सिंपल या फिर वो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग लेता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर सिर्फ आपका आईक्यू लेवल आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये देखा जाएगा। अगर यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग हार्ड है तो उसका जो कैलोरीज है वो आप 36 अबव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसका जो ट्रेनिंग है वो मॉडरेट हो रहा है तो आप उसको 3000 कैलोरीज या फिर आप 3000 टू 3600 कैलोरीज दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसने जो इसमें लिखा है कि 50 kg है, तो दोस्तों ये आपको एक चीज और पता होगी, जब हम 1 घंटा कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं तो ओनली 600 कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। आपकी 600 कैलोरीज बर्न होती है। आप ये ध्यान में रखिए। तो नॉर्मली उसको जो कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ही यहाँ पर एक कंडीशन और है कि खिलाड़ी का हमें ये नहीं पता है कि वो खिलाड़ी किस लेवल का है। तो यहाँ पर इसका सभी को वैसे तो स्टार जाएगा। और अगर आप इसमें नॉर्मली बात करें तो आप उसको जो नॉर्मल एक हमारी रेंज होती है कैलोरीज की, वो आप दे सकते हैं। और नॉर्मल कैलोरीज है वो 2500 से लेके और आपकी 3000 तक रहती है। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो खिलाड़ी किस लेवल का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों ये भी आ गया था, लाइक और सब्सक्राइब। जी हाँ, मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब चाहिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंदियों पर पहुंच सके और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सकूं। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच हेपेटाइटिस वायरस सेपरेट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यहाँ पर जो हेपेटाइटिस के आपको प्रकार दिए गए हैं, हेपेटाइटिस आपका मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो हेपेटाइटिस है वो आपके लीवर से रिलेट करता है। और लीवर के अंदर ही आपका हेप्टिक सेल्स होती हैं और हेप्टिक सेल्स ही आपका आप लीवर डोनेट करते हैं 80% और 20% लीवर आपका 2 या 3 महीने में आपका वापस से अपने आप को रिकवर कर लेता है, वापस से अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका हेपेटाइटिस बीमारी है वो कौन सा वायरस है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। तो आप सभी ने रिप्लाई कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। रोहित चौधरी जी, राम राम। तो दोस्तों सभी ने आपने रिप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर जिन्होंने रिप्लाई किया है आपका ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, आप अगर कोई भी पेशेंट है जो हेपेटाइटिस ए से अभी सफ़र कर रहा है तो वो आपको हेपेटाइटिस ए की डिजीज़ दे सकता है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। हेपेटाइटिस बी का वायरस यहाँ पर आपका क्योर, क्योर का मतलब ये है, जो क्योर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में अगर डीएक्टिवेट है तो कुछ नहीं कहेगा, और अगर एक्टिवेट हो गया है तो वो आपके लीवर्स की सेल्स को, हेप्टिक सेल्स को ज़्यादा डैमेज करता है। हेपेटाइटिस सी को हम रिमूव कर सकते हैं हमारी जो डाइट्स होती है और जो हमारा मेडिसिन्स का जो एक कोर्स चलता है उसके थ्रू आप इसको क्योर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस डी को भी आप क्योर कर सकते हैं। और जो जॉन्डिस है वो भी आपका लीवर से रिलेट होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीलिया कहते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 106। दोस्तों आज पूरा टाइम लगेगा मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनको एक्सप्लेन भी करना जरूरी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो? बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, तो यहाँ पर इसका सबका सही आंसर आ जाना चाहिए। रेबीज, चिकन पॉक्स, मलेरिया, टेटनस। सो व्हाट्स द राइट आंसर? यस 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 यस, यू आर जस्ट गिविंग राइट। बिल्कुल आप सबने सही बता दिया है, और मैं इसका सही आंसर भी आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोहित, रीना, कौशल्या, तनु, रोहित, संजय, सबका सही आंसर आ गया है। आपका जो मलेरिया है वो आपके मॉस्किटो से फैलता है, और कौन सा होता है? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल, जिसको हम मादा एनाफ्लीज कहते हैं, इससे आपका जो मलेरिया है ये फैलता है। आपको ये भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस को मैंने दोस्तों आपको ये बता दिया है कि क्वेश्चंस की फॉर्म चेंज हो सकती है, सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट वी आर जस्ट गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन की अगर फॉर्म भी चेंज हो जाती है, उसका जो रूप है, प्रकार है, वो अगर चेंज कर दिया जाए तो भी आपका राइट आंसर आपको देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 107। फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नेसेसरी? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता है? लाइट एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, मीडियम एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। सो आप किस तरह की एक्सरसाइज करेंगे? जी 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 बिल्कुल। रोहित 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 छा गया। नीलम, रोहित, फिर से रोहित। चलिए, बिल्कुल, यह जस्ट गिव द राइट आंसर। आपको जो व्यायाम करना है, जो एक्सरसाइज करनी है, वो आपका रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। कंटिन्यू एक्सरसाइज आपको करनी है। रेगुलर आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। हेल्दी रखना है तो हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज किया कीजिए। और अभी जैसे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी बॉडी और मेंटल जो लेवल है उसको दोनों को टाइम देना है। मेंटली रेस्ट जरूरी है और आपका फिजिकली रेस्ट भी जरूरी है। तो यहाँ पर आप कम से कम 1 घंटा जरूर अपनी बॉडी के लिए जरूर निकालिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 108। डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज इज, प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग कौन सा है? कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? संचारी रोग जिसको हम बोल देते हैं। अर्जुन जी, आपका भी स्वागत है। मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहूँगा दोस्तों कि मैं थोड़ा सा आज पहले लाइव आ गया हूँ, लेकिन मैंने नोटिफिकेशन काफ़ी पहले भेज दिया था। आई थिंक 3 PM आई जस्ट गिव द मैसेज ऑफ लाइव। जैसे आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर रखा तो आप तक नोटिस पहुँच गया होगा। डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है? एड्स, डिप्थीरिया, टीबी और हुकवर्म। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। एड्स आपकी फुल फॉर्म बनती है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एचआईवी की वजह से फैलता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से आपका एड्स फैलता है। यस यस यस, रोहित ने भी आंसर दे दिया है, नीलम, सबका आंसर आ गया है। सो आई एम जस्ट गिविंग द राइट आंसर। जिसने भी बताया है यहाँ पर अभी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है। टीबी में होता है क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स में म्यूकस ज़्यादा बनता है और हम उसको खांसी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और वो अगर डायरेक्ट आपके उसका जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो आपके कांटेक्ट में आ जाए, या फिर आप ऐसे टीबी पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ जाए, उसकी सांस के थ्रू, उसके जो खांसी के थ्रू जो उसका बलगम, जो म्यूकस निकलता है, तो उससे भी आपका ये फैल सकता है। तो आपको बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको एक और फैक्ट बता दूं, जितना अभी कोरोना वायरस एक पेंडेमिक सिचुएशन बना हुआ है, उससे ज़्यादा खतरनाक तो टीबी है, क्योंकि लाखों मरीज़, जो लाखों पेशेंट्स हैं, उनकी डेथ होती है सिर्फ टीबी की वजह से, और उनको अच्छी जो क्योर है, जो मेडिसिन है, वो नहीं मिल पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 109। फिजिकल एजुकेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो वो क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। यस, रिप्लाई आना शुरू हो गया है। ओनली 10 सेकेंड लेफ्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो आई एम जस्ट गिविंग द राइट आंसर। यस यस यस, अभी रिप्लाई आने लगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका एरोबिक व्यायाम।
ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज। जो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होती है, आप उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है, जैसे रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, मैराथन, हाफ मैराथन, ये सारी की सारी, या फिर आप एरोबिक्स एक्सरसाइज करते हैं। एरोबिक्स जो आपकी रिदमिक एक्सरसाइजेज होती है, जो आप ट्यूनिंग के ऊपर म्यूजिक पे करते हैं, ये सारी की सारी आपकी एरोबिक एक्टिविटी कहलाती है। और एनारोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम रहती है, जैसे आप सर का ट्रेनिंग करते हैं, या फिर आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का स्प्रिंट लगाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपका जो ब्रीथिंग के थ्रू नहीं ले पाते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 110। Which of the following vitamin is responsible for the body growth and keeping the body healthy? इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने का जिम्मेवार है? संतोष, शैलेंद्र, संतोष, संजय, आ गया है रिप्लाई। कुछ सेकंड रह गई हैं। रोहित चौधरी ने स्टार दे दिया है। हाय मेरे स्टार, रोहित चौधरी। चलिए, मैं इसका सही आंसर सबको बता देता हूँ। जी हाँ, जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने बताया है यहाँ पर सही आंसर, वो है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज द मोर इम्पोर्टेंट एंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट vitamins for responsible your body growth and for healthy body। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, आपकी टीथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आपकी टीथ में जो आपका इसको आप पायरिया वगैरह बोलते हैं, तो ये नहीं होएगा। आपके दांतों में, आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं होते। जम्स हैं, आपके जो मसूड़े हैं, वो भी स्वस्थ रहते हैं। जो विटामिन डी है, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने में और आपकी कैल्शियम को अच्छे से उसकी डेंसिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। मीन्स आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में काम करता है। और विटामिन के है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। जब भी कभी भी हमें कोई भी चोट लगती है और उस चोट को लगने की वजह से हमारी बॉडी से ब्लड है वो बाहर फ्लो होने लगता है, जैसे कट लग गया, चोट लग गई, तो उस सिचुएशन में आपका विटामिन के आपकी बॉडी, आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है उसके साथ मिलके आपकी घाव को बिल्कुल ठीक करने में और उसको ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड को रोकने में आपकी हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 111। विच ऑफ दीज आर नॉट ट्रेडिशनल रिक्रिएशन एक्टिविटी? इनमें से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि वो आपके कल्चर में, आपके आसपास सबके पास में मिलना जरूरी नहीं है कि वो मिले। बिल्कुल हिंट भी दे दिया है मैंने। पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब वो होता है कि आपके कल्चर में वो चीजें मौजूद है पहले से ही। यस, सबका रिप्लाई आ गया है, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल रोहित जी छा गए आज तो। रीना ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर। संजय, आपने थोड़ा सा गलत रिप्लाई कर दिया, नाटक नहीं होता। मोनिका और मंजीत सबने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। आपका जो टीवी है, टेलीविज़न, ये आपका पारंपरिक या फिर ट्रेडिशनल रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं है। नाटक में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये आपके कल्चर में होता है। आपके कल्चर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो भी आपकी आपके आसपास में जो भी हो रहा है, उसको नाटक में दर्शाया जाता है। संगीत है वो आपका फोक हो सकता है, जो आपका लोकगीत जिसको हम कह देते हैं, वो हम सुनते हैं। नृत्य है वो भी हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में जो अलग अलग तरह, जैसे हरियाणा में अलग होता है, यूपी में अलग तरह के जो नृत्य है, आपका आसाम है, बंगाल है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर, इनमें सब में अलग अलग नृत्य होता है और वो वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 112। रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय? भारत में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया? शैलेंद्र, संजय, बिल्कुल आपने बिल्कुल 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 रिप्लाई कर दिया है। इतना बोलते तो समझ जाएंगे सभी। बिल्कुल संतोष, विकास, विकास भाई गलत रिप्लाई कर दिया। बी अरविंद आ गया है, रोहित
नीलम नीलम ने भी गलत रिप्लाई कर दिया। यहाँ पर सही आंसर है, जो भारत में रिक्रिएशनल मूवमेंट है उसकी जो शुरुआत की है वो प्रोफेसर जीडी सोंधी ने की है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रोफेसर जीडी सोंधी, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इसके बारे में और भी जान लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एच सी बक को भी आप पढ़ लीजिएगा, 1920 में YMCA से रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 2 और 3 में कंफर्म था। अच्छा चलिए ठीक है। Who said recreation is not a matter of motions but emotion? मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। इस ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। ओनली 10 सेकेंड। देखिए 10 सेकेंड का रूल याद रखिए, 10 सेकेंड। इससे आपका ये पता चलेगा कि जो आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो कितना फास्टली काम करता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज अ फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, अभी 1980 साथ के साथ में चलता रहेगा। 1980 से पहले आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, या जिसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं, ये आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में काउंट नहीं किया जाता था। 1980 से पहले एक वर्ड यूज़ किया जाता था इसकी जगह, एजिलिटी। ठीक है दोस्तों, एजिलिटी वर्ड यूज़ किया जाता था, और एजिलिटी का मतलब होता है चुस्ती, स्फूर्ति, एक्टिवनेस। लेकिन अब 1980 के बाद में एजिलिटी वर्ड को निकाल दिया गया है फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में से, और अब आपका यहाँ पर जो रखा गया है आपके जो स्किल रिलेटेड है, तो इस जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है इसमें अब आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को शामिल कर लिया गया है। यस यस यस, बिल्कुल पता नहीं अमित जी, बिल्कुल। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जिन्होंने आंसर दिया है जोसेफ ली, जोसेफ ली। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। रिक्रिएशन, जो मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, ये जोसेफ ली का कहा हुआ है। याद रखना जोसेफ ली को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व्स, यहाँ पर अब आपको क्या मिलने वाला है वो आप हमें बताएंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपना जो कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि उनका पर्सनल जो स्कोर है वो कितना बना है। रोहित चौधरी का रिप्लाई आ गया है। कैंप क्राफ्ट, देखिए आप पहले मैं सबको ये बता दूं कि इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है क्राफ्ट का मतलब क्या होता है और कैंप का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैंप यहाँ पर वो ट्रेड फेयर वाला नहीं है। कैंप आपका एनसीसी का हो सकता है, एनएसएस का हो सकता है, या फिर कोई आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकता है। तो उसमें जो आपके कैंप आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहाँ पर इनमें से कौन सी कौशल उद्योग कलाओं में निम्न में से शामिल है। तो जो आपके उद्योग शिविर होते हैं ना, बिल्कुल आपने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिलता है स्टार। रोहित कहाँ गया, रोहित स्टार बना दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 115 क्वेश्चन है आपका। व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन इन ड्यूरिंग द कैंप। कौशल्या ने भी स्टार बना दिया है। 11 राइट आंसर हुए हैं मेरे। विकास जी अभी चलते रहिए, अभी 15 क्वेश्चन और करने वाले हैं हम। जो आपके शिविर, आपके जो कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें आप किस तरह का फूड देंगे, आपको ये बताना है। मैं समझता हूँ मेरी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल आप सही चल रहे हैं, सही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं आप सबको रिप्लाई कर देता हूँ इसका राइट आंसर, और राइट आंसर है, साइड में बन चुका है,
जी हाँ दोस्तों, इसका स्टार मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये सभी प्रकार का जो फूड है, जो खाना है, वो कैंप में दिया जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे, वहाँ के क्लाइमेट पे, और आपका जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में, जिस आप कंट्री में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में आप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटी, उपलब्धता किस चीज़ की है, आप वैसा ही खाना देंगे। सपोज आपका जो आपका कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, केरला है, तमिलनाडु है, तो वहाँ पे सी फूड, जो आपका समुद्री खाना है, वो ज़्यादा मिलता है। और वहाँ के जो खाना खाने वाले हैं, तो कुछ कैंप्स में आपके मांसाहार खाने वाले भी होते हैं, और तरल तरल पदार्थ और फूड वाला जो खाना है वो भी लिया जाता है। और जो आपका फ्राइड फूड है, ये भी जो स्पाइसी डाइट है वो भी दी जा सकती है। और उसके साथ में जो सूखा और मौसमी जो सब्जियाँ होती हैं और जो मौसमी फल होते हैं, वो सब इस तरह का खाना दिया जा सकता है। यहाँ पर इसके लिए कॉमन आपको पॉइंट जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ पर मैं इनको डिलीट भी कर सकता था, मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकता था, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप इस तरह की सिचुएशंस को भी हैंडल करना सीख जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 116। प्राणायाम मीन्स, प्राणायाम का तात्पर्य है। कौशल्या जी, इसके लिए मैं समझा नहीं। अच्छा, रोहित स्टार देने वाला था। एक ऊपर कमेंट चला गया है, उसने क्या लिखा था अभी। संजय ने कहा है कमेंट स्क्रीन पर होने से आंसर शाइन नहीं हो रहे हैं। मैं इसके लिए संजय जी माफ़ी चाहूँगा कि मैं सिर्फ मोबाइल ही मेरे पास में अवेलेबल है और मैं मोबाइल से ही लाइव आता हूँ आप सब के लिए। तो यहाँ पर मैं इसके साथ में रिपीट भी करता हूँ, प्राणायाम का जो तात्पर्य है, यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शंस हैं, ज्ञानेंद्रियों का अनुशासन, और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इसमें चिंतन, एकाग्रता और श्वसन। आपको इनमें से रिप्लाई करना है। सही आंसर क्या होगा आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। जी हाँ, आप रिप्लाई कर सकते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? जी, प्राणायाम का मतलब होता है, आपने सही बताया, श्वसन, ठीक है। प्राणायाम, प्राणायाम को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, संधि विच्छेद इसकी करते हैं, तो प्राण जमा आयाम। प्राण का मतलब है वायु, ऑक्सीजन, और आयाम का मतलब होता है उसका आने और जाने का रास्ता। जी, जो पढ़ना है मज़े से पढ़ना है, बिल्कुल कौशल्या जी, बिल्कुल मज़े से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 117। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम्स इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कैंप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पर दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कार्यक्रम में से अ, निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए शिविर काल में अत्यंत आवश्यक है, या शिविर का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। आपको ये बताना है कि जब भी हम कोई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें आप जब कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेन पार्ट कौन सा होता है इन चार ऑप्शंस में से? कैंप फायर, हंटिंग, क्लाइंबिंग और स्विमिंग। चलिए, मैं स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आप रिप्लाई कर रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही है, मैं बिल्कुल भी पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ दूंगा और क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो भी बता दूंगा, और सिर्फ आपको रिप्लाई करना है। जी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है अमित भाई, प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। इस पे थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया जब इसको स्कैन कर रहा था। तो यहाँ पर जो सबसे मेन पार्ट होता है कैंप का, वो होता है आपका कैंप फायर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट,
कैंप फायर, देखिए क्लाइंबिंग है वो भी हिस्सा रहता है, किसी किसी कैंप में आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आंखें इट मीन्स शिकार करना, ये भी आप कैंप में पॉसिबिलिटी नहीं होती। और जो तैराकी है ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये आपका आवश्यक अंग नहीं माने जाते। ये डिपेंड करता है कि आपने जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो कैंप किस तरह का है। लेकिन यहाँ पर जो कैंप फायर है ये आपका एक आवश्यक अंग है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कैंप का, और कैंप फायर जरूर किया जाना चाहिए कैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, हु इज नोन एज फादर ऑफ योगा? योग का पितामह किसे कहा जाता है? अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है। स्वामी शिवानंद, ऋषि महेश योगी, स्वामी स्वातम राम और महर्षि पतंजलि। So here is 10 second complete. I'm just giving the right answer. Here is the right answer, महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने ही अष्टांग योग दिया है, आपको ये भी याद रखना है। और अष्टांग योग से रिलेटेड अब आगे एक क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में, पिछले लाइव सेशंस में भी बताया है, सीक्वेंस भी बताई हुई है अष्टांग योग की, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। अब देखना है कि आप उसका सही आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 119, आसना आर परफॉर्म्ड बाय बॉडी बट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन माइंड। आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? आपको ये बताना है, सहमत हैं, सहमत नहीं हैं, पूरी तरह सहमत हैं या फिर पूरी तरह असहमत हैं। एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। चलिए आप सबका रिप्लाई आ गया है। मैं यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बता दूं। जिसने भी रिप्लाई किया है यहाँ पर सहमत हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, एग्री हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रांगली एग्री हो। यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि जो आसन जो आप करते हैं, जो आपके शरीर के द्वारा जो आसन किए जाते हैं वो आपके दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, जब आप योग को, आपने अगर योग की बुक पढ़ी है तो वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि जो इसका सही उत्तर बनेगा वो सिर्फ सहमत है। स्ट्रांगली सहमत नहीं बनना है आपने, डिसएग्री भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 120, शवासना कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो शवासन है वो कौन से वर्ग में आता है? आपके 3 तरह के आसन होते हैं। जो आपका इसमें कोरेक्टिव आसन बता रखा है, जो थर्ड और जो आपका फोर्थ है, ये एक ही होते हैं। ठीक है, 3 तरह के आसन होते हैं, मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव आसन और कोरेक्टिव आसन, या फिर जिसको हम कल्चर आसन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शवासन है वो कौन से आसन के वर्ग में आता है? जी रिप्लाई आ गया है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर मैं सबको बता दूं, जिन्होंने बताया है रिलैक्सेटिव आसन। ठीक है, आराम के लिए ये आपका रिलैक्सेटिव आसन आता है। और रिलैक्सेटिव आसन आसन में 2 ही मेन आपके आसन यहाँ पर बनते हैं, शवासन और मकरासन। ठीक है, अगर मकरासन भी आपको दिया जाए तो दोस्तों वो आपका रिलैक्सेटिव आसन, जो आपके आराम के लिए आसन होते हैं, रिलैक्स करने के लिए होते हैं, इसमें आते हैं शवासन और मकरासन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121, आ गया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द फर्स्ट 4 एस्पेक्ट्स ऑफ आसनाज अष्टांग योगा हैज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस। अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? अपनी टिप्स पर याद कर लीजिए, उंगलियों पर एक बार रिपीट कर लीजिए, क्या बनेगा? बिल्कुल 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 सबका रिप्लाई सही आ गया है। जी हाँ, जो इसकी सीक्वेंस बनती है ये बनती है आपकी, सॉरी, जो फर्स्ट है
ये आपकी सीक्वेंस बनेगी यम, नियम, आसन और प्राणायाम। और प्राणायाम के बाद में आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सीक्वेंस आपसे एग्जाम्स में पूछ जाने की पूरी पूरी चांसेस हैं। योग से रिलेटेड आपके जो अभी यूपी की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, इसमें आ सकता है, तो आप योग की तैयारी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, योग कर्मसु कौशलम इज द डेफिनेशंस ऑफ योग गिवन बाय। योग कर्मसु कौशलम की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, ये परिभाषा किसने दी है? भगवत गीता, महाभारत, रामायण, योग सूत्र। बिल्कुल सही आंसर आ गया है और हमारा टाइम भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है आपका भगवत गीता। और योग कर्मसु कौशलम कहा किसने? तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर श्री कृष्ण ने। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 123, 123 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद में 7 क्वेश्चंस और रह जाएंगे। विच टाइप ऑफ फूड इज बेस्ट फॉर योगिक प्रैक्टिशनर? किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योग करने वालों के लिए रहता है? जो योग करते हैं उनको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? आप ये बताना है, तामसिक, राजसिक, सात्विक या फिर नन ऑफ अबव। चलिए आप रिप्लाई कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। आई एम जस्ट गिविंग राइट आंसर। जिसने भी यहाँ पर कहा है सात्विक, जी हाँ, जो सात्विक है, जो आपका स्पाइसी फूड ना हो, फ्राइड फूड ना हो, और जो आपके घर में जो शुद्ध शाकाहार बनता है वो आपका सात्विक भोजन में आता है। मीन्स वो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं या फिर जो आपकी स्वाद ग्रंथियां हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दे। ठीक है, उनको कंट्रोल में जो रखता है दोस्तों वो सात्विक भोजन होता है। और सात्विक भोजन ही एक योग करने वाले के लिए सबसे अच्छा खाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 124। विच वन इज नॉट ए शुद्धि क्रिया? निम्न में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? यहां पर ये शुद्धि क्रिया लिखा हुआ दोस्तों। शुद्धि क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है? नेति, कपालभाति, धोती और कुंभका। अरे वाह, बिल्कुल जी, 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 बिल्कुल सही बताया आपने। इसका सही आंसर मैं दे दूँ, विकास भाई गलत कर गए। कपालभाति आपकी शुद्धि क्रिया में आता है। षटकर्म जिसको हम कहते हैं, षटकर्म भी शुद्धि क्रिया को कहा जाता है। 6 क्रियाएं होती हैं इसमें, आपको ये भी याद रखना है। ये आता है आपका कुंभक। ठीक है, कुंभक आपके प्राणायाम का पार्ट है। और कुंभक भी आपका 2 तरह का होता है, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। इसमें आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं, या तो सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद में या फिर श्वास को पूरी तरह अंदर लेने के बाद में आप कुंभक लगाते हैं। और इसमें आपके 3 चरण होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। कुंभक में आप कुंभक लगाते हैं, आप श्वास को रोकते हैं या तो बाहर निकाल के या फिर अंदर रोककर। और दोस्तों रेचक में होता है आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो ये आपका पूरक, कुंभक, रेचक आपके प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 125। विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड विद हठ योग? हठ योग से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर लक्षण संबंधित नहीं है? हठ योग से कौन सा इनमें संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है। कंट्रोल ऑफ माइंड, प्राणायाम, आसनास, शुद्धि क्रिया। रीना का जवाब सबसे पहले आ गया है। नीलेश, सबका जवाब आ गया है। अब देखना ये है, सर आज टाइम क्यों चेंज किया आपने? रोहित जी आज थोड़ा सा कुछ ये मान लीजिए कि टाइम भी ज़्यादा लगना था, मुझे पता था कि 1 घंटा लगेगा। मेन रीज़न यही था और कोई बहाना नहीं था।
कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूँगा। मुझे ये पता था कि आज 35 क्वेश्चंस करवाने हैं और टाइम कम से कम ये मान के चलिए कि थोड़ी बहुत क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशंस भी देनी होती है, आपके आंसर भी लेने होते हैं और साथ में क्वेश्चंस को पढ़ना भी होता है, फिर उसमें एक्सप्लेनेशंस अलग से रह जाती है। तो टाइम मुझे पता था कि कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे, इसीलिए मैंने टाइम थोड़ा-सा यहाँ पर पहले रख दिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि 8 साढ़े 8 बजे हम टाइम रखते हैं अपने लाइव सेशन का। तो यहाँ पर जिन्होंने राइट आंसर दिया है उनका है शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हठ योग। जो कंट्रोल ऑफ माइंड है, प्राणायाम है, आसन है, ये आपके हठ योग में आते हैं। हठ का दोस्तों ये हठ है ना, 2 वर्ड से मिला हुआ है, ह और ठ। ठीक है, जो हठ है आपका, है और ठ, ये आपकी जो सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी है, आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं, एक पिंगला होती है। तो दोस्तों ये आपकी एक शीत मतलब जो ठंडी तासीर की होती है और एक गर्म तासीर की होती है। जैसे जो हमारी नोज़ है, ये भी हमारी जो प्रकृति है इनकी, एक ठंडी होती है और एक की गर्म होती है। जो हमारी लेफ्ट साइड की जो नोज़ होती है, लेफ्ट साइड से जब हम श्वास को लेते हैं तो ये हमारी ठंडी होती है और जो आपकी राइट साइड की होती है ये आपकी गर्म होती है। तो इसीलिए जब भी हम प्राणायाम करते हैं, जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो हमें सबसे पहले जो नोस्ट्रिल है, तो उस नोस्ट्रिल में जो नासिका है, जो हमें हमारी बाईं नासिका है, उससे पहले श्वास को अंदर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर है आपके लिए। सर ये 2 डिसलाइक, अरे सतीश जी टेंशन मत लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका भी राइट है। आप अगर आप सब भी मुझे डिसलाइक करेंगे ना तो भी मेरा हौसला बढ़ता है। देखिए मैं अपने आप को मैं अपने आप के लिए एक अब्यूज़ वर्ड यूज़ करना चाहता था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोफेशन ऐसा रह गया। देखिए मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको आप जितना डिसलाइक करेंगे ना, उसके हौसले उतने बढ़ते हैं। हो सकता है मे बी मैं लाइक से इतना मोटिवेट ना हूँ। ऐसा नहीं है कि आप डिसलाइक करने लग जाओ। लेकिन मेरा ऐसा नेचर है, मुझे कोई चैलेंज कर देना और मुझे कोई डिसलाइक करता है या फिर मुझे कोई छोड़ के जाता है तो मेरे हौसले और भी बुलंद होते हैं। मीन्स मुझे वहाँ से एक मोटिवेशन मिलती है कि आज ये 2 डिसलाइक आए हैं तो कम से कम यहाँ पर 5 डिसलाइक और आए ताकि मैं और भी अच्छा कर सकूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे पता भी है कि कौन करने वाले हैं। थैंक यू रोहित। बिल्कुल मुझे पता रहता है कि मुझे कौन डिसलाइक करता है और कुछ मेरे अपने चाहने वाले। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। अब हरियाणवी में मैं सुना दूँ। तेरी बात में भी दम था, तेरी शायरी में भी दम था। ओढ़े के डोके लेने गया था जड़ा पानी कम था। चलिए यहाँ पर आप सबके लिए क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले वॉज गिवन बाय। जो सरप्लस की एनर्जी की थ्योरी है, सरप्लस एनर्जी का दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मतलब बता दूं। जो सरप्लस एनर्जी है ना, उसको हम ये कहते हैं कि आपके पास में अतिरिक्त ऊर्जा रहती है खेल में और आप उस सिद्धांत को मतलब खेल खेलने के बाद में भी आप इतनी इतनी सफिशिएंट एनर्जी आपके पास में रह जाती है और जो आप खेल खेलते हैं उसमें आपका जो एनर्जी लेवल है और भी बिल्डअप होता है। तो आपको ये बताना है कि जो सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो किसने दी है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दूं, यहाँ पर आप सबकी भी रिप्लाई आ चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सरप्लस एनर्जी की थ्योरी इन्होंने दी है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, रिक्रिएशन इज नेसेसरी। मनोरंजन जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? आप यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। जस्ट रीड इट केयरफुली, 4 ऑप्शंस एंड देन रिप्लाई द आंसर। रोहित सतीश जी टेंशन मत लीजिए, जितना डिसलाइक आएगा मैं उतना और भी बढ़ता जाऊंगा। और मैं कल आप सबका स्वागत हरियाणवी लैंग्वेज में करूंगा, जो मैं एफएम पे बोलता था, जो रेडियो पे बोलता था जब हम प्रोग्राम शुरू करते थे, जो प्रोग्राम की शुरुआत होती थी उसी से शुरुआत करूंगा और उसके बाद में फिर एज यूजुअल आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आप सबका रिप्लाई आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। प्रवीण ने गलत कर दिया है। रोहित चौधरी इज सेइंग नो सर।
चलिए, यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, टू गेट प्लेजर एंड मेंटल पीस। आत्मा की खुशी और मन की शांति के लिए हम जो रिक्रिएशन है वो करते हैं। मैं आपको डिसलाइक कब कर रहा हूँ? अरे रोहित, मैंने आपके बारे में नहीं कहा। नहीं भाई, आप प्लीज गलत मत समझिए। देखिए, जितने भी मेरे व्यूअर्स है ना, वो मुझे डिसलाइक नहीं करते, मुझे इतना पता है। अब आप समझ जाइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर मुझे डिसलाइक नहीं कर रहे हैं। और मेरा जो जो व्यूअर्स है ना, वो मुझे पता है मुझे कितना चाहता है। आप अपने बारे में मत सोचिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में कंपटीशन हो रहा है और मुझे पता है वहां से डिसलाइक आ रहा होगा। देखिए, पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा हमें पता चल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सब तो ये मान लीजिए कि जहाँ ये लिखा हो ना आत्मा, तो आप सब तो मेरी आत्मा है। और कहीं ना कहीं मैं आप सब में बसता हूँ। मैं आप सबको बस इतना ही कहूँगा। और YouTube पे सब्सक्राइब आए ना आए, डिसलाइक आए, लाइक आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंपिंग। ये कैंपिंग लिखा हुआ है, वैसे कैंपिंग है दोस्तों। दोज हु रीड इन English, I just suggest to you, just camping is not here, it's a camping. कैंपिंग का उद्देश्य क्या रहता है? लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स, एक्वायरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑल ऑफ अबव। इनमें से क्या रहेगा? प्रैक्टिकल कौशल सीखना, सकारात्मक सोच विकसित करना, व्यक्तिगत संबंध विकसित करना। चलिए, रिप्लाई आप सबका आ गया है। और चलिए, रिप्लाई आ गया है आप सबका। जिसने रिप्लाई किया है यहाँ पर आंसर डी, डी इज अ राइट आंसर हेयर। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल, देखिए, जब हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैंप के अंदर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती है। वहाँ पर आपको खाना बनाना है, आपको कैसे रहना है, आप नेचर में कैसे रह सकते हैं, आप नेचर के साथ में कैसे अटैच हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और आपकी सकारात्मक सोच, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आप उसको विकसित करते हैं। और जो व्यक्तिगत संबंध है नेचर के साथ में, या फिर अलग अलग जो कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस कैंप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो गांव जो विलेजेस हैं वहाँ से आपके अलग अलग डिफरेंट विलेजेस से आते हैं। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जैसे आपके कैंप ऑर्गेनाइज होते जाएंगे, वहाँ पर आपको अलग अलग लोगों से तालमेल करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी आपके कैंप में आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं जब भी हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, यूज्ड ड्यूरिंग कैंपिंग। कैंप के दौरान गाया जाने वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। जी हाँ, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर कहा है, ये इन्होंने गलत कहा है। ये मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल कंपोज्ड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है जनगण मन, मीन्स हमारा जो राष्ट्रगान है। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है वंदे मातरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप सबके लिए है। थैंक यू रोहित। हु पॉइंटेड आउट दैट द वर्ड recreation is broad enough to include play in its expression? निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है?
चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए। समझ पाया है तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। ये जो खेल के अंदर जो मनोरंजन है ना, इसको किसने एज इट इज या फिर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, आपको ये बताना है। खेल को किसने मनोरंजन कहा है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। किसने कहा है, आपको ये बताना है। चलिए सबका रिप्लाई आ गया है। आई होप ऑल आर सेटिस्फाइड, सो आई एम जस्ट गिविंग राइट आंसर। चलिए इसमें थोड़ा सा सबके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है जॉन एच फाइनली। ठीक है, जॉन एच फाइनली। यस संजय, यू आर जस्ट गिविंग राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जॉन एच फाइनली ने कहा है। खेल के शब्द को जो मनोरंजन का मतलब एज इट इज़ जो रूप दिया है वो जॉन एच फाइनली ने दिया है। और फाइनली हमारे यहाँ पर, जी हाँ फाइनली ने कहा है, और फाइनली हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस है 35 वो कंप्लीट होते हैं। और आपको कैसा लगा हमारा ये लाइव सेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जैसा भी आपको लगा दोस्तों, सच्चाई के साथ में आप वहाँ पर लिखिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत पर। और आपने लाइव सेशन को इतने बड़े तल्लीनता के साथ में और इतना डीपली और कंसंट्रेशन के साथ में सुना, इस सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। वी विल मीट अगेन टुमारो एट 8 PM और 8:30 PM, 8 या फिर 8:30 बजे हम कल फिर मिलते हैं। नोटिफिकेशन आपको 2 या फिर 3 बजे के करीब वापस ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी नाइस सर जी, थैंक्स सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, रोहित ऑल्सो थैंक्स टू यू। सभी का मैं, मोनिका, संजय, कौशल्या, विकास, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। विकास ने कहा है 20 ठीक है, चलिए कोई बात नहीं विकास जी, और भी इम्प्रूव हो जाएगा। ऑल्सो शैलेंद्र जी गुड नाइट। चलिए सबका सेशन अभी यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सबको मेरी तरफ से स्वीट ड्रीम्स।